ठीक है, कंसिडरेशन का चैप्टर है, हमने इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में इसको किया हुआ है थोड़ा सा। और कंसिडरेशन का मतलब आपको क्या बताया था, इट्स एन एक्सचेंज। ठीक है, ये एक्सचेंज है कि बदले में आपको क्या मिल रहा है, व्हाट यू आर गेटिंग इन रिटर्न। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, एक आपको लीगल टर्म वर्ड बताए थे जो यूज होते हैं, शायद लैटिन भाषा के हैं, क्विड प्रो को। ठीक है, क्विड प्रो को, इट मीन्स समथिंग इन रिटर्न। और इसमें मैंने आपको कहा था कि ये शब्द के ऊपर बहुत ध्यान आपने देना है, समथिंग। ठीक है, समथिंग का मतलब है इट इज नॉट इक्वल। ठीक है, कि जो मतलब लेन देन हो रहा है वो बराबरी का हो या ना हो, पर वो समथिंग मतलब कुछ रिटर्न में पक्का आना चाहिए। और जो भी रिटर्न में आपके पास आ रही है चीज, एक्सचेंज में आ रही है, वो आपकी फ्री कंसेंट से होनी चाहिए, आपके ऊपर कोई दबाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, इज इट ओके? ओके मैम। यस मैम। ठीक है, तो इसमें ये वाली टर्म्स एक बार मैं नहीं करूंगी इधर पे, सिर्फ ये डिस्कस करेंगे क्विड प्रो को और डेट्रीमेंट। ठीक है, यही बस डिस्कस करेंगे एक बार इधर। ठीक है, बाकी चैप्टर पढ़ लेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, क्विड प्रो को इज समथिंग इन, आप बोलो। रिटर्न। हाँ, समथिंग इन रिटर्न। समथिंग इन रिटर्न। हाँ, और डेट्रीमेंट, डेट्रीमेंट मालूम है क्या होता है? हार्मफुल। हाँ जी, बिल्कुल सही। ठीक है, हार्मफुल। तो बेसिकली इसमें हो गया नुकसान। ठीक है, अब जब भी हम कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे, सो देर इज गोइंग टू बी अ डेट्रीमेंट एंड देर इज गोइंग टू बी अ बेनिफिट। ठीक है, डेट्रीमेंट का मतलब है कि आपको क्या नुकसान हो रहा है, और बेनिफिट का मतलब है कि क्या चीज आपको रिटर्न में मिल रही है। ठीक है, इफ अ पर्सन इज सेलिंग अ कार, तो उस केस में क्या उसको चीज छोड़नी पड़ रही है, क्या छोड़ रहा है, वो कार छोड़ रहा है ना अपनी। तो दैट पर्टिकुलर कार इज अ डेट्रीमेंट, और उसको बदले में क्या मिल रहा है, उसको पेमेंट मिल रही है, मे बी थ्रू कैश और चेक एक्सेट्रा। तो वो जो पेमेंट उसको मिल रही है, दैट इज द बेनिफिट। ठीक है, तो एक पर्सन का डेट्रीमेंट दूसरे का बेनिफिट होगा, और एक का बेनिफिट दूसरे का डेट्रीमेंट होगा। समझ गए? यस मैम। यस मैम। और एक इसके अंदर एक काफी इंपॉर्टेंट है, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का बेसिकली ये वर्ड आप देखो, प्रिविटी प्राइवेसी से रिलेटेड है। ठीक है, एक तरह से प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसमें हम अगर रूट देखें तो प्राइवेसी आ जाती है। ठीक है, अगर ए और बी के बीच में इसका मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट है, तो ए और बी ही एक दूसरे के ऊपर केस कर सकते हैं, तीसरा कोई उनके बीच में नहीं आ सकता। ठीक है, सो दैट इज व्हाट वी मीन बाय प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसको आगे हम आगे और देखेंगे। ठीक है, तो कंसिडरेशन क्या है, ये किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की फाउंडेशन है, बेस है, जिसके ऊपर की कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट की बिल्डिंग खड़ी होएगी। ठीक है, सो इट इज फाउंडेशन ऑफ एवरी कॉन्ट्रैक्ट। In the absence of consideration, a promise or undertaking is purely gratuitous and it is not legally binding. ठीक है, अगर तो किसी कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन नहीं है, मैं अपनी कार दे रही हूँ आपको, पर रिटर्न में मेरे को कुछ नहीं मिल रहा, तो एक प्रॉमिस है। प्रॉमिस भी कैसा, कि अगर मैं कहूँ कि कोई थैंकफुलनेस, आपने मेरा कभी कोई पहले काम किया, मैं थैंकफुल होके आपको वैसे दे रही हूँ कार, तो वो उस तरह का प्रॉमिस होगा। और ये प्रॉमिस जो है लीगली बाइंडिंग नहीं होगा। मैंने आपको कार देने के लिए कह दिया, कल को मैं नहीं भी दूं तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते, वो लीगली बाइंडिंग है ही नहीं, क्योंकि उसमें कंसिडरेशन नहीं है। ठीक है, तो जनरल रूल क्या है, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। क्या रूल है? नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। हाँ जी, इफ देर इज नो कंसिडरेशन इट मीन्स देर इज नो कॉन्ट्रैक्ट। अगर कंसिडरेशन नहीं मिल रही किसी कॉन्ट्रैक्ट में, तो उस केस में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन रहा। ठीक है, सेक्शन 2D, इसकी वो डेफिनेशन है कंसिडरेशन की। और ये जब डेफिनेशन हम देखेंगे ना, तो इस डेफिनेशन से ही काफी सारे इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कंसिडरेशन निकल के आएंगे। ठीक है, कंसिडरेशन हम कह रहे हैं व्हेन एट द डिजायर ऑफ प्रॉमिसर। किसके डिजायर पे मूव कर रही है? प्रॉमिसर। प्रॉमिसर कौन है? जो पर्सन प्रॉमिस कर रहा है। ठीक है, ये किसके डिजायर पे मूव करेगी? व्हेन एट द डिजायर ऑफ प्रॉमिसर, प्रॉमिसर के डिजायर पे, द प्रोमिसी, प्रोमिसी के डिजायर पे, और एनी अदर पर्सन, किसी और पर्सन के डिजायर पे। ठीक है, हैज डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। हैज डन मीन्स एंगेज इन पर्टिकुलर एक्ट, एब्सटेन मीन्स नॉट टू एंगेज इन एन एक्ट। ठीक है, और डज और एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग,
वो काम कर रहा है या एब्सटेन कर रहा है। ये बेटा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर है, ठीक है। डन मतलब हो गया पास्ट से, डज और एब्सटेन्स प्रेजेंट से रिलेटेड हो गया कि कोई काम करेगा या नहीं करेगा, और प्रोमिसेस टू डू फ्यूचर से रिलेटेड हो गया, या प्रोमिसेस टू डू और प्रोमिसेस टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, कोई काम, ठीक है। सच एन एक्ट, वो जो कोई काम है या वो एब्सटिनेंस है, हाँ, और प्रॉमिस या जो प्रॉमिस है उसको हम क्या कहेंगे, इट इज कॉल्ड एज कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस। इज इट फाइन? Yes, ma'am. To consideration, it may move at the desire of promiser, it may move at the desire of promisee or any other person, it can be past, present or future consideration, ठीक है। हाँ, और इट कैन बी एन एक्ट और इट कैन बी एन एब्सटिनेंस, ये कोई काम भी हो सकता है, कोई काम करने से परहेज भी हो सकता है। एब्सटिनेंस आपको क्लियर है ना? इसमें एग्जाम्पल दे सकते हैं? हाँ जी, जैसे नहीं याद आ रहा, से यस और नो? No, ma'am. ओके, हाँ, से कि दो फ्रेंड्स हैं, ठीक है, उनके प्लॉट ऑफ लैंड साथ साथ हैं, उन दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि भाई हम बीच में दीवार नहीं बनाएंगे। नहीं बनाएंगे मीन्स दे एब्सटेन फ्रॉम कंस्ट्रक्टिंग द वॉल बिटवीन देयर प्लॉट ऑफ लैंड, ताकि वो एयर का फ्री पैसेज हो, सनलाइट का, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्ट ऑफ एब्सटिनेंस, कुछ काम करने से रोकना, ठीक है। याद आया? Yes, ma'am. हाँ जी, हाँ जी, ma'am. ओके मैम। ठीक है, ठीक है, इसी को आगे बस डिवाइड करके लिखा हुआ है, 2D वाली डेफिनेशन को ही। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की डिफाइंस कंसिडरेशन एज जस्ट फॉर रिवीजन, ठीक है। व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन और एब्सटेन्ड फ्रॉम डूइंग, डज और एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग, और प्रोमिसेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग क्या, समथिंग, हाँ, सच एक्ट और एब्सटिनेंस और प्रॉमिस इज कॉल्ड as consideration for the promise. Is it okay? Yes, ma'am. अभी एक डेफिनेशन है पॉलक की, ठीक है, कि पॉलक क्या कहता है, कंसिडरेशन क्या है। कंसिडरेशन वो कहता है कि वो कीमत है, प्राइस है, जिसके लिए आप दूसरे का प्रॉमिस खरीद रहे हो, और जो आप प्रॉमिस मतलब आपने खरीदा है, जिसके लिए आप पेमेंट कर रहे हो, वो जो है एनफोर्सिबल है, यानी कि लागू किया जा सकता है, यानी कि वो लीगल है। Consideration is the price for which the promise of the other is bought, and the promise thus given for value is enforceable. Is it okay? Yes, ma'am. और क्या है इसमें दिया हुआ, इट इज समथिंग विच इज ऑफ सम वैल्यू इन द आईज ऑफ लॉ, ठीक है। इट इज समथिंग, कंसिडरेशन वो चीज है, मे बी अ कार, मे बी आपको पेमेंट मिल रही है, ठीक है, जो कि विच इज ऑफ सम वैल्यू इन द आईज ऑफ लॉ, जो लॉ के केस में मैं उसको लॉ भी उसे उसको वैल्यूएबल कंसिडर करता है। ये कोई बेनिफिट हो सकता है, इट मे बी सम बेनिफिट टू द प्लेंटिफ और सम डेट्रीमेंट टू द डिफेंडेंट। कंसिडरेशन जो है वो प्लेंटिफ के लिए कोई बेनिफिट हो सकता है, ठीक है, और डेट्रीमेंट किसके लिए हो सकता है, डिफेंडेंट के लिए, ठीक है। प्लेंटिफ जो है, प्लेंटिफ कौन होता है, हु इज अ प्लेंटिफ, केस करने वाला, ठीक है। द पार्टी हु इज फाइलिंग द केस, द पार्टी हु इज इंजर्ड पार्टी, वो इंजर्ड पार्टी को इसका मतलब है कि कोई बेनिफिट नहीं मिला, ठीक है, इसीलिए वो केस कर रही है, और किसके ऊपर कर रही है, दूसरी पार्टी के ऊपर जिसने उसे बेनिफिट देना था। तो जिसने बेनिफिट देना था वो डिफेंडेंट हो गई, ठीक है, और उसको अब नुकसान मतलब कि उसे केस उसके ऊपर हो गया है, वो मतलब कि डेट्रीमेंट का मतलब हो गया नुकसान, ठीक है। तो प्लेंटिफ हो गया पर्सन जो केस कर रहा है, और डिफेंडेंट हो गया जिसके ऊपर वो उसने केस किया हुआ है। इज इट ओके? Yes, ma'am. मैम। और इसे क्या कहते हैं, क्विड प्रो को, समथिंग इन रिटर्न। इज इट ओके? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है बेटे, ठीक है। इसमें है
इट मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, कि जो कंसिडरेशन है वो प्रोमिसर के डिजायर के ऊपर मूव करनी चाहिए। ठीक है, इसमें केस दिया हुआ है दुर्गा प्रसाद वर्सेस बालदियो। ठीक है, दुर्गा प्रसाद वर्सेस बालदियो का केस है। और इसमें मतलब आगे आप में से कोई रीड आउट करेगा कुछ ये पॉइंट्स? यस मैम। हाँ जी, दिव्या बोल रही है बेटा। हाँ जी मैम। हाँ जी, बोलो बेटा। मैम स्टार्टिंग से इट मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। हाँ जी, हाँ जी। ओके मैम। It must move at the desire of the promisor. Case Durga Prasad versus Baldio. An act constituting consideration must have been done at the desire or request of the promisor. कोई भी जो एक्ट है, ठीक है, वो किसकी मतलब कंसिडरेशन, जो जिसको हम कंसिडरेशन मानेंगे, वो एक्ट किसके डिजायर या रिक्वेस्ट के ऊपर होना चाहिए? प्रोमिसर के डिजायर के ऊपर। If it is done at the desire of the third party or without the desire of the promisor, it will not be a good consideration. ठीक है, अगर कोई काम आपने किया है थर्ड पार्टी के डिजायर पे और प्रोमिसर के डिजायर के बिना किया है, तो उसको हम गुड कंसिडरेशन नहीं मानेंगे। Example: A says B goods from fire without being asked to do so. A can't demand consideration for his services. अब ए का मतलब ए के सामान को आग लग गई, तो बी ने उसका सामान को बचाया, ए ने उसको नहीं कहा। ठीक है, तो ए इसमें मतलब एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, मतलब वो मतलब कि उसने तो कुछ अपनी डिजायर प्रकट नहीं की कि भाई कि मेरे सामान को बचाओ। ठीक है, तो बी ने अपने आप ही उसको अगर बचाया है, तो उस केस में वो ए से बाद में अपनी सर्विसेज के लिए पैसे डिमांड नहीं कर सकता। ठीक है, ओके। Yes. तो एक तरह से ये उसने चैरिटेबल एक्ट किया है बेसिकली। ठीक है, अगर वो ए की रिक्वेस्ट पे करता, तो उस केस में क्या होता, कंसिडरेशन हो सकती थी। बट क्योंकि उसने मतलब कहो कि बिना किसी मतलब उससे किया है, तो ये चैरिटेबल एक्ट है। फाइन, इट इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट। और चैरिटेबल अगर है तो फिर वो कहो कि इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। ठीक है, Yes, ma'am. इसमें एक वो केस दिया हुआ है दुर्गा प्रसाद वर्सेस बालदियो का। इसमें जो दुर्गा प्रसाद है, ठीक है, वो ना एक पी पर्सन को कहता है कि मैं तुम्हें ना वो बाजार के अंदर एक शॉप एक्वायर करता है दुर्गा प्रसाद। ठीक है, दुर्गा प्रसाद एक मार्केट में एक शॉप खरीदता है और वो पी पर्सन से कहता है कि भाई कि ये जो मैंने शॉप में जो भी मैं सामान बेचूंगा, इसका एक पर्टिकुलर 1% 2% कमीशन आपको दूंगा। ठीक है, क्यों देगा? इन कंसिडरेशन ऑफ पी हैविंग एक्सपेंडेड मनी इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ सच बाजार। पी ने वो बाजार बनाया है, मार्केट बनाई है, तो इसके बदले में वो डी कहता है कि मैं आपको कमीशन दूंगा। अब इस केस में जो है मतलब द मनी हैड नॉट बीन स्पेंड बाय पी एट द रिक्वेस्ट ऑफ डी। ठीक है, अब जो पी ने पैसा लगाया, पी ने जिसने बाजार बनाया था, मार्केट बनाई थी, वो उसने दुर्गा प्रसाद के कहने पे तो नहीं बनाई थी, उसने बनाई थी कलेक्टर के कहने पे। जो डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर है, उसने उसके डिजायर पे उसने उधर पे मार्केट बनाई थी। तो इस केस में अगर दुर्गा प्रसाद उसको कमीशन नहीं देता है तो क्या है? इट इज फाइन। ठीक है, ठीक है, क्योंकि उनके बीच में तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि किसके डिजायर पे वो पी ने मार्केट बनाई थी? कलेक्टर के कहने पे। डिस्ट्रिक्ट का जो कलेक्टर था उसके कहने पे बनाई थी। तो इस केस में जो उस मतलब कहो कि वो दुर्गा प्रसाद है, अगर वो कमीशन चाहे ना, मतलब कि अगर उसका मन हो तो वो कमीशन नहीं पे करेगा। ठीक है, फाइन। Yes, ma'am. इधर यही बेटा वो दिया हुआ है, हाँ मतलब रीड इट आउट। कंसिडरेशन Okay. मस्ट बी गिवन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। हाँ जी, अब रीड करो बेटे। The plaintiff, that is Durga Prasad, had built the shops on the desire of the collector and not of the defendants, Baldio. Therefore, the promise by defendants to pay a percentage of sales was held not binding. इसमें जो दुर्गा प्रसाद है, वो जो दुर्गा प्रसाद जिसने मार्केट बनाई थी, ठीक है, दुर्गा प्रसाद ने मार्केट बनाई, ठीक है, और उसने वो मतलब कि ये बनाई दुर्गा प्रसाद ने किसके कहने पे बनाई थी? कलेक्टर के कहने पे। ठीक है, वो बालदेव ने उधर पे एक शॉप खरीदी, बालदेव ने उसे कह दिया कि मैं तेरे को कमीशन पे करूंगा एज ए परसेंटेज ऑफ सेल्स।
हाँ, लेकिन क्योंकि जो वो मार्केट है वो दुर्गा प्रसाद ने कलेक्टर के कहने पे बनाई थी, और इसीलिए जो उसका प्रॉमिस है दुर्गा प्रसाद और बालदेव का वो बाइंडिंग नहीं है। देयरफॉर द प्रॉमिस बाय डिफेंडेंट्स, डिफेंडेंट हो गया बालदेव, कि वो परसेंटेज ऑफ सेल उसको देगा, वो बाइंडिंग नहीं है बालदेव के ऊपर। ओके, ठीक है। Yes, ma'am. आगे इसमें और कुछ केसेस हैं, ठीक है। दुर्गा प्रसाद वर्सेस बालदेव तो हमने कर लिया है। एक है केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद, हाँ, और दूसरा है अब्दुल अजीज वर्सेस मौसम अली। और इससे ऊपर क्या लिखा है, इट मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ प्रॉमिसर। केदारनाथ वाला केस आप में से कोई पढ़ेगा? इसको हाँ जी बेटा, मैं एक बार चलो करती हूँ मैं इसको, ठीक है। समराइज कर देती हूँ। केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद का केस है। इसमें हावड़ा जो जगह है वहां के कमिश्नर्स ने चैरिटी के बेसिस पे हावड़ा में एक टाउन हॉल के लिए लोगों से चैरिटेबल सब्सक्रिप्शन मांगी, ठीक है। चैरिटेबल सब्सक्रिप्शन उन्होंने मांगी, ठीक है। और चैरिटेबल सब्सक्रिप्शन उनको कितनी मिल गई? 100 रुपए की, ठीक है। 100 रुपए की कह लो, 1000 की, 10 लाख की, जो भी उन्होंने चैरिटेबल सब्सक्रिप्शन उनको मिल गई और उन्होंने काम शुरू कर लिया क्योंकि उन्हें सब्सक्रिप्शन मिल गई थी, ठीक है। और उसके बाद जिन लोगों ने मतलब प्रॉमिस किया हुआ था कि भाई हम आपको 10 लाख देंगे, वो लोग मुकर गए, वो कहते कि हम नहीं देंगे। लेकिन उनके प्रॉमिस के स्ट्रेंथ के बेसिस पे जब चैरिटी का काम उन्होंने स्टार्ट कर लिया, कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू कर लिया, तो उस केस में वो वापस नहीं जा सकते, ठीक है। उनको अब वो 10 लाख रुपए या 100 रुपए या 1000 रुपए पे करने ही पड़ेंगे। क्यों करने पड़ेंगे? क्योंकि काम शुरू कर लिया। अगर काम ना शुरू करवाया होता तो वो प्रॉमिस अपना वापस ले सकते थे। इज इट ओके? मैम रिपीट करना एक बार। इसमें बेटा हावड़ा में एक टाउन हॉल जो है उसके लिए कमिश्नर जो है उन्होंने चैरिटेबल सब्सक्रिप्शन मांगी, ठीक है। तो चैरिटी में मतलब वो ये कुछ पर्सन ने उन्होंने कहा कि वो 100 रुपया देंगे, ठीक है। 100 रुपया देंगे, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, उतने रुपए का काम कहो कि बिल्डिंग मटेरियल जो है अपने वहां पे मंगवा लिया और काम शुरू करवा दिया, ठीक है। जो रिपेयर का, जो भी कंस्ट्रक्शन का काम था टाउन हॉल की। तो अब उसके बाद जिन्होंने 100 रुपए देने थे वो कहते कि हम नहीं देंगे, तो इस केस में अब वो मुकर नहीं सकते, ठीक है। क्यों नहीं मुकर सकते? क्योंकि काम शुरू करवा लिया है। दो ये इवन तो चैरिटी के बेसिस पे काम हो रहा है, उनको रिटर्न में कुछ नहीं मिल रहा। तो जो भी चैरिटी वाले प्रोमिसेस हैं, अगर दूसरे पर्सन ने आपके प्रॉमिस के बेसिस पे काम शुरू करवा लिया तो आप बाउंड हो। अगर उसने काम नहीं शुरू करवाया और आप अपने प्रॉमिस को विड्रॉ करना चाहते हो तो विड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। ये अब्दुल अजीज, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा। अब्दुल अजीज वर्सेस मासूम अली, ठीक है। मासूम अली, इसमें क्या हुआ कि एक मस्जिद के रिपेयर के लिए चैरिटी मांगी, ठीक है। और चैरिटी में या डोनेशन में उनको मतलब कितना अमाउंट मिला, 500 रुपए मिल गया, ठीक है। और 500 रुपए उन्हें मिल चुके थे, पर अभी उन्होंने रिपेयर का काम शुरू नहीं करवाया था। तो जिन्होंने उन्हें 500 रुपीज दिए थे उन्होंने कहा कि मतलब कि वो अपने प्रॉमिस को विड्रॉ करते हैं, वो चैरिटी के लिए पैसा नहीं दे पाएंगे, ठीक है। क्योंकि रिपेयर शुरू नहीं हुई थी तो इसलिए वो अपने प्रॉमिस से को विड्रॉ कर सकते हैं। इज इट ओके? यस मैम। हाँ जी। अब हो गया ना क्लियर? हाँ जी मैम। अब सेकंड पॉइंट है, इट में मूव फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, ठीक है। कंसिडरेशन या तो प्रोमिसर से मूव करेगी या प्रोमिसी से या एनी अदर पर्सन। प्रोमिसर जो प्रॉमिस कर रहा है, प्रोमिसी जिसके साथ प्रॉमिस किया जा रहा है, ठीक है। कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, दैट इज इवन अ स्ट्रेंजर। इवन स्ट्रेंजर भी कंसिडरेशन प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। इसका मतलब है कि जब तक किसी कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन है तब तक ये इमेटीरियल है, तब तक ये हमें देखने की जरूरत नहीं है कि भाई ये कहाँ से कंसिडरेशन आई, बस वो लीगल होनी चाहिए, ठीक है। दिस मीन्स दैट एज लॉन्ग एज देयर इज अ कंसिडरेशन फॉर ए प्रॉमिस, इट इज इमेटीरियल हु हैज फर्निश्ड इट, ठीक है। फर्निश का मतलब है सप्लाइड, ठीक है, कि किसने वो मतलब कि कंसिडरेशन दी है, ये चीज इमेटीरियल है।
जब तक कि किसी कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन है, ठीक है। बट अ स्ट्रेंजर टू द कंसिडरेशन विल बी एबल टू सू ओनली इफ ही इज अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन, कंसिडरेशन तो दे सकता है, पर वो पर्सन ये क्या कर सकता है, केस नहीं कर सकता उनमें, जिन लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था उनके बीच में, उनके ऊपर केस नहीं कर सकता जब तक कि वो पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन जाता, ठीक है। ठीक है, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जो दोनों पार्टीज है वही एक दूसरे के ऊपर केस कर सकती हैं, ठीक है। जिसने कंसिडरेशन दी है, अगर वो पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो वो केस नहीं कर सकता है, वो स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन है और स्ट्रेंजर ही रहेगा। अगर उसे पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट बना लिया जाता है तभी वो केस कर सकता है, ठीक है। Yes, ma'am. इसमें केस है एक चिन्नैया वर्सेस रमैया, ठीक है। इसमें चिन्नैया वर्सेस रमैया वाला केस है। इसमें एक बुजुर्ग लेडी होती है, वो गिफ्ट की एक डीड के द्वारा क्या करती है, अपनी प्रॉपर्टी अपनी बेटी को दे देती है, ठीक है। बेटी है डी, ठीक है, उसको वो गिफ्ट डीड के द्वारा अपनी प्रॉपर्टी, मतलब कहो कि अपनी प्रॉपर्टी उसको ट्रांसफर कर देती है। पर प्रॉमिस क्या है, अंडर द कंडीशन दैट शी शुड पे हर आंट एस, ठीक है, कि वो अपनी मौसी को, हाँ मौसी भी जो ओल्ड लेडी है, कि उसको वो कुछ अमाउंट इस प्रॉपर्टी में से एनुअली देती रहेगी। समझ आ गई बात? Yes, ma'am. ठीक है, कि एक मदर ने अपनी बेटी को कहा कि मैं अपनी प्रॉपर्टी तुम्हें ट्रांसफर कर रही हूँ, बशर्ते कि तुम, या एक डायरेक्शन देके उसको कहा कि तुम हर वो साल कुछ अमाउंट अपनी बुजुर्ग मौसी को दोगी, ठीक है। द सेम डे डी एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद हर आंट, डी ने किसके साथ एग्रीमेंट कर लिया, अपनी मौसी के साथ, ठीक है, कि वो पे करेगी एग्रीड अमाउंट। अब उसके बाद डॉटर ने क्या किया, डॉटर मुकर गई, वो कहती कि नहीं मैं नहीं पे करूंगी। हाँ, उसने कहा कि मैं क्यों पे करूं जब मेरे को आंटी से तो कुछ मिल ही नहीं रहा है, कंसिडरेशन तो आ ही नहीं रही है आंटी से, ठीक है। लेटर डी रिफ्यूज टू पे द अमाउंट ऑन द प्ली, प्ली का मतलब हो गया एक्सक्यूज, ठीक है, या ऑन द कंटेक्स्ट कह लो, कि उसने कहा कि वो पे नहीं करेगी डॉटर, बिकॉज नो कंसिडरेशन हैज मूव फ्रॉम एस टू डी, क्योंकि मौसी से उस लड़की को कोई कंसिडरेशन मूव नहीं हुई। पर कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट ने कहा पे करना पड़ेगा, ठीक है। हेल्ड एस was entitled to maintain suit as consideration had moved from the old lady। अब इसमें कॉन्ट्रैक्ट इसमें किया, डॉटर ने किया मौसी के साथ, पर डॉटर ने जो मौसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया उसमें कंसिडरेशन कहाँ से आई, मदर से आई ना, ठीक है। डॉटर की मदर ने कंसिडरेशन दी थी, ठीक है, तो कंसिडरेशन तो मदर से आ रही है, यानी कि एनी अदर पर्सन से आ रही है, पर कंसिडरेशन तो आई है, ठीक है। कंसिडरेशन तो आई है, इसलिए उसको, मतलब वो डॉटर को अपनी मौसी को एनुअली अमाउंट देना पड़ेगा, ठीक है। ओके मैम। बेटे कुछ पूछना है इसमें? नहीं मैम, क्लियर है। ठीक है, अब इसके अंदर है इस इसेंशियल्स में तीसरा इसेंशियल है, इट मे बी पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर। ये हमने सेक्शन 2D डेफिनेशन में ये वर्ड्स देख लिए थे कि कंसिडरेशन पास्ट भी हो सकती है, प्रेजेंट भी हो सकती है, फ्यूचर भी हो सकती है, ठीक है। क्योंकि वो वर्ड से ही पता चल रहा है, हैज डन और एब्सटेन्ड, इसका मतलब कि कंसिडरेशन पास्ट हो सकती है, ठीक है। व्हेन द कंसिडरेशन बाय द पार्टी फॉर द प्रेजेंट प्रॉमिस, जो प्रेजेंट प्रॉमिस है उसके लिए कंसिडरेशन जो थी वो पास्ट में दी गई थी, वाज गिवन इन द पास्ट, दैट इज बिफोर द डेट ऑफ प्रॉमिस, इट इज सेड टू बी पास्ट कंसिडरेशन, ठीक है। कि प्रॉमिस एक पर्सन आज कर रहा है पर उसके लिए कंसिडरेशन उसको पहले मिल चुकी है, तो वो कंसिडरेशन वैलिड है इन इंडिया, ठीक है। प्रेजेंट कंसिडरेशन, प्रेजेंट कंसिडरेशन का मतलब है साइमल्टेनियसली, एक हाथ ले एक हाथ दे, जैसे कि कैश सेल्स हो रही है, ठीक है, कि मैंने आपको कार अभी बेची, अभी ही पेमेंट आपने दे दी, तो वो प्रेजेंट कंसिडरेशन हो गई, ठीक है। फ्यूचर कंसिडरेशन में क्या हो गया कि मैं आपको कार दूंगी तब आप मेरे को पेमेंट दोगे, ठीक है, वो फ्यूचर कंसिडरेशन हो गई, ठीक है। व्हेन कंसिडरेशन फॉर वन पार्टी टू द अदर इज टू पास सब्सिक्वेंटली टू द मेकिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कि कॉन्ट्रैक्ट के बाद वो पास ऑन होएगी, वो उसको कहा जाएगा फ्यूचर कंसिडरेशन, ओके। Yes, ma'am. अब अगला क्या है, इट नीड नॉट बी एडिक्वेट,
ठीक है, हमने वर्ड किया समथिंग इन रिटर्न, क्विड प्रो को, ठीक है। तो यानी कि वो जो समथिंग इन रिटर्न है वो एडिक्वेट होना चाहिए, दोनों पार्टीज ने मिलकर डिसाइड करना है कि उनके लिए क्या चीज एडिक्वेट है क्या नहीं है। कोर्ट एक एक केस में आके नहीं डिसाइड करेगी कि, फिर तो कोर्ट का काम तो हो गया कि भाई वो मतलब कि एक तरह से कहोगे वो अप्रूविंग अथॉरिटी होगी कि कोई भी सेल होएगी तो वही बताएगी कि ये चीज एडिक्वेट है ये नहीं है, ठीक है। तो कोर्ट ये डिसाइड, कचहरी ये डिसाइड नहीं करेगी, ये पार्टीज ने डिसाइड करना है कि उनके लिए क्या एडिक्वेट रिटर्न है। ओके ओके मैम। कौन पढ़ेगा? May I? हाँ जी। It need not be adequate. Consideration has said something in return and something this something in return need not be equal in value to something given. ठीक है, समथिंग इन रिटर्न नीड नॉट बी इक्वल इन वैल्यू टू समथिंग गिवन। कार मेरी 5 लाख की है, ठीक है, पर हो सकता है कि मेरी जरूरत कुछ ज्यादा है, मेरे को मौके पे ही बेचनी है, तो मैंने उसे 2 लाख में बेच दिया, समथिंग हो गया ना, मतलब कि उसके रिटर्न में तो कुछ मेरे को आया। आज की डेट में मेरे लिए वो एडिक्वेट है। अगर मेरी कोई इमरजेंसी कोई कहो कि ये जरूरी कोई मेरी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती तो मैं वेट कर लेती और 5 लाख में ही बेचती, ठीक है। तो एडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन इज फॉर द पार्टीज टू डिसाइड, वो डिसाइड करेंगी। हाँ जी। The law requires that contract must be supported by consideration and not the adequate consideration. लॉ ये कहता है कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें कंसिडरेशन होनी चाहिए, ठीक है। एडिक्वेट है या नहीं है ये लॉ ने नहीं देखना, कचहरी ने कोर्ट ने नहीं देखना, ये पार्टीज देखेंगी। The adequacy of consideration is to be determined by the parties of the to the contract at the time of entering it, but the court has no right to determine the adequacy of the consideration. ठीक है, एडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन कौन डिटरमिन करेंगी? पार्टीज करेंगी। कब करेंगे? जिस वक्त वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, और कोर्ट का इसके अंदर कोई राइट नहीं है कि वो एक एक कॉन्ट्रैक्ट में जाके एडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन चेक करती रहे, ठीक है। फाइन। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब वो कंसिडरेशन असल में भी दिखनी चाहिए, असली होनी चाहिए, तो इसको देखेंगे। हाँ जी पढ़ो। कंसिडरेशन मस्ट बी रियल। It must be real, although consideration need not be adequate. It must be real and of some value in the eyes of law. There is no real consideration in the following cases. ठीक है, कंसिडरेशन जो है रियल होनी चाहिए, सम वैल्यू उसकी होनी चाहिए इन द आईज ऑफ लॉ। फॉलोइंग केसेस में कंसिडरेशन रियल नहीं है। कौन से केसेस में? जहाँ पे फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी है, जैसे हम कहें कि मरे हुए पर्सन में जान डाल देंगे, ठीक है, कि आप मेरे को मतलब 1000 रुपया दो कि इस मरे हुए पर्सन में जान डाल देंगे, ये पॉसिबल है? हाँ, आप मेरे को 1000 रुपीज दो, मैं तारे तोड़ के ले आऊंगा, ठीक है। आप मेरे को इतने पैसे दो कि मैं आपको खजाना दे दूंगा, ठीक है। आप मेरे को इतने पैसे दो, मैं आपको आपके पास्ट के अंदर मतलब वो ले जाऊंगा, आपको कोई उधर आपने कोई गलती की थी उस गलती को आप ठीक कर लेना। तो ये चीजें सारी रियल नहीं है। हाँ जी, फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी पढ़ेंगे बच्चे। A promise to put life into his dead wife on the consideration of 999. A's promise is physically impossible to perform. समझ गए? Yes, ma'am. लीगल इम्पॉसिबिलिटी, अब इसमें एक बार पहले समझ लो फिर इसे रीड आउट कर देना, ठीक है। अब लीगल इम्पॉसिबिलिटी में अगर ये कहो कि मैंने मेरे से किसी ने पैसे उधार लिए हैं, ठीक है, इफ समबडी हैज बोरोड द मनी फ्रॉम मी, उसने मेरे से 1000 रुपया लिया, तो अब वही बी को मैंने 1000 रुपया दिया था, तो बी ने किसको रिटर्न करना है? मेरे को करना है। अगर बी आके हाँ 200 रुपए मेरे नौकर को दे दे और नौकर बोले कि जी अब आपको 1000 रुपया पे करने की जरूरत नहीं है, तो क्या नौकर के पास ये राइट है? ये लीगली पॉसिबल है? No, ma'am. नहीं है ना। तो ये इस तरह के जो केसेस हैं वो लीगल इम्पॉसिबिलिटी में आ जाएंगे। इसको रीड आउट करना बेटे। नितिन आप पढ़ रहे हो बच्चे? Ankit ma'am. अंकित, हाँ जी अंकित। A owes rupees 500 to B. He promises to pay rupees 50 to C. I mean 50 की जगह 500 नहीं आएगा? 500 या नहीं 50 ही आएगा। एक सेकेंड। ए ओज 500 टू बी, ही प्रोमिसेस टू पे ₹50 टू सी द, नहीं ठीक है, 500 की जगह वो 50 रुपए देके सेटल करना चाह रहा है ना डेट। नौकर को 50 रुपए दे रहा है। He promises to pay rupees 50 to C, the servant of B, who in return promised to discharge A from the liability. This is legally impossible because C cannot discharge A from the debt due to B.
ठीक है, लीगली इम्पॉसिबल है। सर्वेंट के पास कोई राइट नहीं है कि वो अपने मालिक के बिहाफ पे, मतलब कि वो उस पर्सन की जो डेट है उसको डिस्चार्ज कर सके, क्योंकि सर्वेंट को कोई ऐसा राइट नहीं दिया गया। इनकेस उसकी जगह आपका कोई एजेंट होता, प्रिंसिपल और एजेंट का जब हम करेंगे ना, अगर एजेंट के पास अथॉरिटी है तो वो तो डिस्चार्ज कर सकता है ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, बट सर्वेंट के पास ऐसा कोई भी राइट नहीं है, ये लीगली इम्पॉसिबल है। तीसरी है इसमें अनसर्टेन कंसिडरेशन। हाँ जी, A engages B for doing a certain work and promise to pay a reasonable sum. There is no recognized method of ascertaining the reasonable sum. The promise is unforeseeable due to uncertainty. ठीक है, ए ने बी को काम पे रखा किसी, और उसे कहा कि जो भी मतलब है कि जितना भी बनता है उतना देगा। अब ये जितना भी बनता है वो मतलब चीज जो है बहुत ही अनसर्टेन है कंसिडरेशन। इसमें कंसिडरेशन, अगर तो इस अनसर्टेन कंसिडरेशन को आप सर्टेन बना सकते हो फिर तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, बट अगर आप किसी भी तरह से वो जो कंसिडरेशन है वो अनसर्टेन ही रहती है तो फिर वो प्रॉमिस लागू नहीं कर सकते। ठीक है, ओके। यस मैम। हाँ जी। अगला क्या है इसमें 6 पॉइंट कि कंसिडरेशन लॉफुल होनी चाहिए, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए, इमोरल नहीं होनी चाहिए, जैसे कि मतलब वो प्रोस्टिट्यूशन या मतलब वो क्या कहें हम, मतलब ऐसे वैश्यावृत्ति या ऐसे सब कोई चीजें हैं, वो सब चीजें अलाउड नहीं है। ठीक है, ऐसे कोई मैटर से रिलेटेड नहीं होनी चाहिए, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए, इलीगल नहीं होनी चाहिए, जैसे सुपारी देना, किसी को स्मगलिंग करना, ये सारी चीजें अगेंस्ट है, लॉफुल है नहीं है, अनलॉफुल है। ठीक है, तो ऐसे केसेस में इवन तो कंसिडरेशन तो मूव हो रही है पर उनका पर्पस लॉफुल नहीं है तो इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएंगी। ये 6 पॉइंट क्लियर हो गया ना आपको? यस मैम। ठीक है, अगला पॉइंट है इट मस्ट बी की जगह ये आना चाहिए इट मस्ट नॉट बी समथिंग विच द प्रोमिसर इज नॉट ऑलरेडी बाउंड टू डू। ठीक है, कि वो कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए, इट मस्ट बी समथिंग विच द प्रोमिसर इज नॉट ऑलरेडी बाउंड टू डू। ठीक है, कि वो कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जो प्रोमिसर ऑलरेडी बाउंड है ठीक करने के लिए। से अगर आपने टीचर को आप पैसे दे रहे हो, आप ट्यूशन फी पे कर रहे हो 1000 रुपीज से मंथली, ठीक है, आपने टीचर को कहा कि मैं 200 एक्स्ट्रा पे करूंगा अच्छा पढ़ाने के लिए, क्या मेरे को अच्छा पढ़ाओ ताकि मेरे बढ़िया नंबर आए, पर जो आप 1000 रुपीज पे कर रहे हो वो किस लिए कर रहे हो? अच्छा पढ़ाने के लिए दे रहे हो ना, पहले वाले। ठीक है, तो एक्स्ट्रा जो आप पे कर रहे हो उसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि दूसरे पर्सन की ऑलरेडी ड्यूटी है। ठीक है, तो इट मस्ट बी समथिंग विच द पर्सन इज नॉट ऑलरेडी बाउंड टू डू। ठीक है, अब एक डॉक्टर है, अब डॉक्टर को आप फीस पे कर रहे हो जाके, फिर आप डॉक्टर को कह रहे हो कि मैं आपको ना 500 रुपए एक्स्ट्रा दूंगा कि हमारा पेशेंट जो है कि वो उसको आपने मतलब कहो कि ऑपरेशन थिएटर से जिंदा वापस आए। अब ऑलरेडी फीस क्यों पे कर रहे हो? जिंदा वापस आने के लिए उसके कर रहे हो ना। ठीक है, तो वो प्रोमिसर ऑलरेडी बाउंड है, डॉक्टर की ऑलरेडी ड्यूटी है कि भाई पेशेंट को जिंदा ही बाहर निकाले ऑपरेशन थिएटर से। ठीक है, तो कंसिडरेशन वो नहीं होनी चाहिए जो पर्सन ऑलरेडी बाइंड है करने के लिए। ठीक है, इट मस्ट बी समथिंग विच द प्रोमिसर इज नॉट ऑलरेडी बाउंड टू डू। a promiser to do a promise to do what one is already bound to do either by journal law or under an existing contract is not a good consideration for the new promise। ठीक है, 1000 रुपये आपने ट्यूशन फी पे की है, ठीक है, दैट इज अ गुड कंसिडरेशन, बट उसके ऊपर जो आप 200 और जो कह रहे हो कि भाई वो करना, वो पर्सन ऑलरेडी बाउंड है उस चीज के लिए। ठीक है, तो वो चीज कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगी, वो गुड कंसिडरेशन नहीं होगी। फाइन। यस मैम। इसमें केस है रामाचंद्रा चिंतामन वर्सेस कालू राजू। ठीक है, इसमें रामाचंद्रा चिंतामन है पेटिशनर, कालू राजू है डिफेंडेंट। ठीक है, और यहाँ हम कहें रामाचंद्रा चिंतामन क्या है? पेटिशनर है जो पेटिशन फाइल कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, और कालू राजू कौन है? रेस्पोंडेंट है जिसने रेस्पॉन्स देना है। there was a promise to pay to the वकील an additional sum if the suit was successful। ठीक है, अब आप वही चीज हो गई कि आपने वकील को, एक तो आपने फीस ऑलरेडी पे की है, आप कह रहे हो इसके अलावा भी मैं कुछ सम आपको पे करूंगा केस जिताने के लिए। ठीक है, केस उसने वकील ने जिता दिया, उसने अपने एडिशनल पैसे मांगे, कोर्ट ने क्या कहा?
कोर्ट ने कहा जो पहले आपने फीस दी वो भी तो जिताने के लिए ही है, ठीक है, तो इसलिए जो एडिशनल सम है दैट इज नॉट ए गुड कंसिडरेशन। हाँ, क्योंकि वकील की ऑलरेडी ड्यूटी जिताना ही होती है ना, कोई हारने के लिए थोड़ा का वकील के पास जाएगा। इज इट फाइन? yes, तो इसलिए क्या हुआ, प्रॉमिस जो था वो वॉइड हो गया, हेल्ड द प्रॉमिस वाज वॉइड फॉर द वांट ऑफ कंसिडरेशन, फॉर द लैक ऑफ कंसिडरेशन, because the vakil was under a pre-existing contractual obligation to render the best of his services under the original contract। क्योंकि वकील को ऑलरेडी जो प्री एग्जिस्टिंग उसका कॉन्ट्रैक्ट था, जो फीस मिल रही थी उसका मतलब इसीलिए था वो फीस कि वो अपनी बेस्ट सर्विसेज रेंडर करे ताकि वो केस को जिताए। ठीक है, इसको बेटा यहीं पे एक बार स्टॉप करेंगे, 7 तक हो गई है, हमारे एसेंशियल एलिमेंट्स कंप्लीट हो गए हैं। स्ट्रेंजर टू